everybody, good morning to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर लिया था। उससे पहले ही हम लोग गैमेटोजेनेसिस पूरा पढ़ चुके हैं, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ चुके हैं। In today's class, I am going to start with the fertilization and implantation. ये हम पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे और पार्चुरेशन जो है ये डिस्कस करेंगे। छोटू सा सेक्शन रहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कोशिश करके हम आज इसे खत्म करते हैं जिससे कि संडे को हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। वैसे मैंने मंडे के लिए बोला था, देखो आज देखते हैं, अगर आज ही खत्म हो गया तो संडे को इसका क्विज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं बता देती हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाती हूँ। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ये उनके लिए मैंडेटरी चीज़ है। टेलीग्राम एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम आप डाउनलोड करो और फिर ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ जाएं। इससे क्या होगा, मेरे जितने भी जो मैं पढ़ाती हूँ ना, यहाँ पे जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको वहाँ मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वहाँ मिलता है, मेरे बारे में सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, कब कौन सा सेशन आने वाला है क्या। प्लस ये आपके और हमारे कनेक्शन का एक जरिया है, हमारे कॉन्वर्सेशन का एक तरीका है, क्योंकि आप यहीं पर जो कमेंट सेक्शन में जो बात कमेंट्स आते हैं ना उनको मैं पढ़ती हूँ, तो ये हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। प्लस आप ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ के 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप, ज़बरदस्त विजुअलाइज लेक्चर्स, हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन, ये सब आपको मिलेगा। तो आप सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी फिलहाल 7,500 सीट्स हैं सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं, नीट, JEE 11, 12, 9, 10 सबको मिला के पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत हम 7,500 बच्चों को बहुत ही नीट ऑलमोस्ट 3,300 रुपये पर महीना, 300 रुपीज़, ऑलमोस्ट 320, 330 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, 9-10 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चार्जेस पर हम लोगों ने पढ़ो इंडिया मूवमेंट शुरू किया है, जिसमें 7,500 स्टूडेंट्स को हम लोग एनरोल करेंगे। जिसने अभी तक नहीं एनरोल किया है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं इनिशियल सेशंस के अंदर। एसेसरी फीमेल ग्लैंड्स हो गया, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis हम लोग पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। जिनने नहीं देखा है प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो। कल की क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पूरा NCERT से वर्ड टू वर्ड डिकोड कर लिया था। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये प्योर NCERT स्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब अपनी अपनी NCERT ओपन अप कर लीजिए। यहां से आज हमने पढ़ना है दैट इज द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। कॉपुलेशन, कॉइटस यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप जब बनता है, कॉइटस कॉपुलेशन के दौरान जो सीमेन है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट इज इन द वेजाइना। सीमेन जो है पेनिस रिलीज करता है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। सीमेन का पेनिस से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वेजाइना के अंदर इंसर्ट होना, दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग कॉइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, दैट इज द इंसेमिनेशन। तो इससे क्या होगा, सीमेन के अंदर स्पर्म थे, तो जो मोटाइल स्पर्म है ये स्विम करते हुए रैपिडली इट पास थ्रू द सर्विक्स को पास करते हुए, अब ये वेजाइना के अंदर भी स्पर्म आ गया ना, स्पर्म स्विम, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली सर्विक्स को पास करते हुए, पास थ्रू द सर्विक्स, ये यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। लास्ट क्लास का ध्यान होगा, इन्फंडिबुलम क्या था, द पार्ट
median to the ovaries infundibulum. The part median to the infundibulum is ampulla and the part median to the ampulla is isthmus. डायग्रामेटिकली मैंने पढ़ाया था तो आपको पता होगा, दिमाग में चीजें क्लियर होंगी, एम्पुला कहाँ है, isthmus कहाँ है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। तो वो क्या कह रहा है, इंसेमिनेशन हुआ तो जो मोटाइल स्पर्म है वो स्विम करेगा रैपिडली, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली सर्विक्स को पास करते हुए, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर द यूट्रस, यूट्रस में एंटर करता है और फाइनली आपके एम्पुला रीजन तक पहुंच जाता है एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आपका स्पर्म जो है स्विम करेगा रैपिडली सर्विक्स को पास करते हुए, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूटरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एम्पुलरी रीजन तक पहुंच गया। ओवम जो ओवरी ने रिलीज किया है, ये तो स्पर्म भी पहुंच गया एम्पुलरी रीजन पर, और जब ओवम रिलीज होता है ना ओवरी से, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्पुलरी रीजन पर। लेकिन फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होता है जब एम्पुलरी रीजन पर ओवम और स्पर्म साथ साथ पहुंचे। इसीलिए तो हर एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से प्रेगनेंसी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द स्पर्म and ovum are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all the copulation need to fertilization and pregnancy. क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज देखिए कि कॉइटस के दौरान द सेमेन जो है, जो पेनिस ने रिलीज किया, द सेमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस, ये आपका एंटर इनटू द वेजाइना, एंटर इनटू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। फिर जो मोटाइल स्पर्म है ये रैपिडली स्विम करते हुए passes through the cervix, enter into the uterus and finally reaches the ampullary region, finally reach the ampullary region of the fallopian tube, ampullary region तक पहुंच जाता है। ओवम जो रिलीज हुआ है ओवरी द्वारा, ये भी एम्पुलरी रीजन तक पहुंचेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। द फर्टिलाइजेशन देन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब एम्पुलरी रीजन पर स्पर्म और ओवम साथ साथ पहुंचेंगे। दैट्स व्हाई ऑल नॉट कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, लिख लो पहले इतना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या बताया बेटा इसमें हमने, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के अंदर तो हमने ये बात की, यहां पर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की मैं बात करूं तो ड्यूरिंग कॉइटस व्हाट हैपन, सेमेन जो है, सेमेन रिलीज्ड फ्रॉम पेनिस enter into the vagina, इसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। इसे आप क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, सेमेन के अंदर मोटाइल स्पर्म है ना, तो जो मोटाइल स्पर्म है, द मोटाइल स्पर्म ये स्विम करता हुआ, स्विम रैपिडली सर्वाइकल रीजन को पास करता हुआ, पासेस थ्रू द सर्वाइकल रीजन, passes through cervical region, कहां पहुंचेगा, यूट्रस तक पहुंच जाएगा, reaches to uterus and finally कहां पहुंच जाता है, यूट्रस से होता हुआ, and finally reaches to the, and finally reaches to ampulla of, ampulla region of
fallopian tube. Ampulla region of fallopian tube already discussed in the last session with diagrammatic representation. तो यानी कि इंसेमिनेशन के बाद मोटाइल स्पर्म स्विम करता हुआ सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस तक पहुंचा और यूट्रस से फाइनली वो आपके एम्पुलरी रीजन तक पहुंच गया। तो स्पर्म तो एम्पुलरी रीजन तक पहुंच गया, साथ साथ क्या हो रहा है, ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवम जो रिलीज हुआ है ओवरी से, रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये भी कहां पहुंच जाएगा, ऑल्सो रीचेस टू एम्पुलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन कहां होता है, यहीं पर तो होता है एम्पुलर रीजन पे, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एज आई टोल्ड यू, फर्टिलाइजेशन सिर्फ कब होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन, फर्टिलाइजेशन सिर्फ तब होता है जब क्या हो, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन, जब आपके स्पर्म एंड ओवम reaches simultaneously, when sperm and ovum reaches simultaneously to the ampullary region पर दोनों जब साथ साथ पहुंचेंगे ना, तभी आपका फर्टिलाइजेशन होगा। यही कारण है, that's why not all the copulation leads to fertilization and pregnancy, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एम्पुलरी रीजन पर ओवम और स्पर्म को साथ साथ पहुंचना होगा। ठीक, ये हमने कर लिया। अब आगे की बात करते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान से सुनो। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, स्पर्म का ओवम, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का ओवम से द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है ना, अब ध्यान से सुनना, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म नहीं पढ़ाया है, मैं आज के सेशन एंड में डिकोड कर दूंगी वो भी, या फिर आप प्लीज पढ़ लेना अभी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के एक्रोसोम रीजन के बारे में कुछ चीज आएंगी, तो सुन लो क्या कह रहा है वो। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो है इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ये जो स्पर्म है ना, ये जोना पैलुसिडा लेयर है ओवम का। स्पर्म जो है ओवम की जोना पैलुसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है। सबसे पहले तो द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द फ्यूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब वो क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म जो है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है किसके कॉन्टैक्ट में आता है, इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ओवम की जो जोना पैलुसिडा लेयर है उसके कॉन्टैक्ट में आपका स्पर्म आता है और ये मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस को इंड्यूस करता है एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस करता है कि मान लीजिए कभी भी ऐसा नहीं होता ना, जैसे एक स्पर्म ने आके ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो अब कोई दूसरा स्पर्म ना पॉलीस्पर्मी मतलब कोई दूसरा स्पर्म आके उसको और फर्टिलाइज ना कर दे। इसके लिए क्या होता है कि क्या किया मैंने कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ओवम की ये जो जोना पैलुसिडा लेयर है बेटा, इसके कॉन्टैक्ट में ये देखो ये स्पर्म है, ये आपका स्पर्म है, ये आपका स्पर्म है। ये ओवम की जो जोना पैलुसिडा लेयर है ना, ये जोना पैलुसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आया। ये जोना पैलुसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में जैसे ही आता है उसमें चेंजेस को एंड इंड्यूस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, जिससे कि क्या हो दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये ऐसे चेंजेस को इंड्यूस करता है, इंड्यूस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, जिससे कि कोई दूसरा स्पर्म अब यहां ना आ सके। दैट
that block the entry of additional sperm. इसीलिए ये इस तरीके से thus it ensure that only one sperm can fertilize one ovum. एक स्पर्म सिर्फ एक ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा. समझ में आया? सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या है हमने बात की. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस दैट ब्लॉक द एडिशनल एंट्री ऑफ स्पर्म. Does it check कि only one sperm fertilize one ovum. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? पहले इतना लिख लो. सबसे पहले हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन है क्या. तो हमने बात की द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन है ना. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ sperm, male gamete with ovum, that is the female gamete, it is called, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो रहा होता है बेटा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पैल्यूसिडा लेयर ऑफ ओवम. ओवम की जो जोना पैल्यूसिडा लेयर है उसके कॉन्टैक्ट में आता है ये स्पर्म. फिर ये क्या करता है? विच इंड्यूस चेंजेस सो दैट क्या चेंजेस लाता है? सो दैट इट ब्लॉक फर्दर कोई एडिशनल स्पर्म एंटर ना हो पाए. सो इट ब्लॉक फर्दर एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. यानी कि क्या चेक कर रहा है? एक तरीके डज इट चेक्स दैट कि सिर्फ एक स्पर्म ही, दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम. एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज करे, वो इस चीज को चेक कर लेता है जोना पैल्यूसिडा लेयर में जो चेंजेस आए उससे. ठीक है, मतलब दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा कुल मिला के. ये समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो है ओवम के जोना पैल्यूसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस को इंड्यूस करता है जिससे कि अब कोई एडिशनल स्पर्म उसके अंदर ना एंटर हो पाए. यानी कि ये फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म को भी चेक करता है एंड इट मेक इट श्योर कि एक स्पर्म एंड डज इट चेक दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम. दैट ओनली वन नहीं लिखा ना मैंने, दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम. ये एक चीज है इसमें. ठीक है, आगे बात करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बाद. देखो यहां तक हो गया. अब वो ये कह रहा है द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, ये स्पर्म का ही पार्ट है. एक्रोसोम से जो सिक्रीशन निकलता है इट हेल्प द स्पर्म, ये स्पर्म को हेल्प करता है किस चीज में? द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, जिससे कि ये ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर हो सके थ्रू द जोना पैल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, एक्रोसोम का जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, ये स्पर्म को हेल्प करता है, हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. किसके थ्रू? थ्रू द जोना पैल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है,
इसकी वजह से क्या होता है, ये कंप्लीट मियोटिक दिस। अब हमने याद करो oogenesis पढ़ा था, oogenesis में बात हुई थी सेकंड मियोटिक डिवीजन मेटाफेज स्टेज पर आकर अरेस्ट हो जाता है ना। सेकंड मियोटिक डिवीजन का कंप्लीशन कब होता था, वो इंतजार करता था किसी स्पर्म के आने का, अगर स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन होगा तो ही सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पर स्पर्म आ गया, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये जो है कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीशन की वजह से आपका सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन हैप्लॉइड ओवम, सेकेंडरी oocyte का जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम जो है ये बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के वो ये कह रहा है कि एक्रोसोम की जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, उसका रोल किसके अंदर है, एक तो वो किस चीज में हेल्प करता है, एक्रोसोम से जो सिक्रीशन निकलता है, इट हेल्प द एंट्री ऑफ द स्पर्म ये इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पैलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पैलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे क्या हो रहा है, ये इससे जब स्पर्म एंटर हो गया, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड एन हैप्लॉइड ओवम। Soon the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together, फिर ये ओवम और स्पर्म फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। लिख लो, लिखो। अब हमने क्या बात की कि जो एक्रोसोम का जो सिक्रीशन है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, द secretion of acrosome, एक्रोसोम का जो सिक्रीशन है ये क्या मदद करता है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द एंट्री ऑफ स्पर्म, हेल्प द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ovum, the secretion of acrosome, it helped the entry of sperm into ovum through, it helped the entry of sperm into the cytoplasm of ovum na, into the cytoplasm of ovum through zona pellucida and plasma membrane। इससे अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ बच्चों, स्पर्म की एंट्री हो गई, oogenesis याद कीजिए, हमने बात की थी सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा, अगर स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दिस induce the completion of second meiotic division, this induce the completion of second meiotic division of, this induce the completion of second meiotic division of secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीशन से क्या बनता था, oogenesis में डिस्कस किया है, ओवम बनेगा एक, तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। फाइनली क्या होगा, स्पर्म and ovum fuse to form a diploid zygote। इससे एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको, यहां तक का सारा सेक्शन आराम से क्लियर होगा। हमने बात करी कि भाई इंसेमिनेशन हुआ,
जो सीमेन था वो पेनिस से निकल के वेजाइना के अंदर एंटर हो गया, इंसेमिनेशन हो गया। अब जो मोटाइल स्पर्म है वो रैपिडली ऐसे स्विम करके सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्रस तक पहुंचता है, फाइनली आपके इस्थमस रीजन तक पहुंच जाता है, एम्पुला रीजन तक पहुंच जाता है। अब एम्पुला रीजन तक स्पर्म तो पहुंच गया, ओवम भी रिलीज होगा ओवरी से और ये भी आपके एम्पुला रीजन तक पहुंचेगा, क्योंकि यही वो जगह है एम्पुला रीजन जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब लेकिन फर्टिलाइजेशन के होने के लिए ऐसे नहीं कि एक टाइम पर स्पर्म आया और ओवम कहीं कभी भी आ गया, दोनों का साथ साथ पहुंचना जरूरी है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए हर एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, चाहे वो रिस्क पीरियड में बिना सेफ पीरियड के ही बनाया गया हो, इट डजंट लीड टू द प्रेगनेंसी, क्योंकि दोनों का साथ साथ पहुंचना वहां पर जरूरी होता है। फिर हमने बात की कि भाई ये यहां पर हो गया कि भाई फ्यूजन हो गया अगर, तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब वो कह रहा है फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म है ओवम की जो जोना पैलुसिडा लेयर होती है उसके कॉन्टैक्ट में आता है। स्पर्म जैसे ही ओवम की जोना पैलुसिडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, ये उसके अंदर ऐसे चेंजेस को इंड्यूस करता है जिससे कि इट विल मेक इट श्योर कि अब दूसरे स्पर्म की एंट्री ना हो, यानी कि एक स्पर्म सिर्फ एक ही ओवम को फर्टिलाइज करे। ठीक है, अब इसके बाद हमने बात की फाइनली आपका फिर क्या होगा, अब एक्रोसोम जो है ना उससे सिक्रीशन होता है। एक्रोसोम से जो सिक्रीशन हो रहा है वो क्या करेगा, ये स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर होने में मदद करता है बाय द जोना पैलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्पर्म एंटर हो गया ना, हमने बात की थी oogenesis जब पढ़ा था, सेकंड मियोटिक डिवीजन अरेस्ट हो जाता है ना मेटाफेज स्टेज में, ये पूरा कब होता है, अगर स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म एंटर हो गया तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तो सेकेंडरी oocyte में जब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है स्पर्म के पहुंचने से, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन ओवम इज फॉर्म्ड। अब ये ओवम स्पर्म फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इतना हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि फाइनली व्हाट हैपन एंड हैप्लॉइड ओवम, सून द हैप्लॉइड स्पर्म एंड द ओवम फर्टिलाइज टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी, कि ईदर मेल और फीमेल, बेबी का जो सेक्स है वन हैज दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, इसी स्टेज पर। क्योंकि कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल का एक्स वाई है, तो इसी स्टेज पे पता लगता है सेक्स ऑफ द बेबी। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स and that in the male is the XY, therefore all the haploid gamete यानी कि ओवा जो है वो तो X हार्मोन को ही प्रोड्यूस करेंगे, all have the sex hormone where X, जबकि जो मेल गैमेट है स्पर्म उसका सेक्स क्रोमोसोम कुड भी एक X होगा एक Y होगा मेल के पास, फीमेल के पास तो यही है। अब ये फीमेल का ये ओवम है, ये इसके साथ अगर फर्टिलाइज होगा तो XX फीमेल बन जाएगा, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो XY मेल बन जाएगा। ठीक है, ये देखो whereas the male gamete the sex chromosome could be either X or Y, 50% of sperm carry the X chromosome while the other 50% के पास Y है। अब X का फ्यूजन होता है कि Y का फ्यूजन होता है, ये डिसाइड करता है कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, जब फ्यूजन होगा तो मेल के या तो जाइगोट के पास XX होगा या XY होगा, XX होगा तो फीमेल होगी, XY होगा तो मेल होगा, ये तो क्लियर ही है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग द X और द Y फर्टिलाइज द ओवम। ठीक, तो ये यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इसे मुझे नोट आउट करवाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि बेबी का सेक्स अभी डिटरमाइन होगा कैसे, कि आपको पता है कि फीमेल में XX है, मेल के पास XY है, तो ओवम जो है उसके पास तो X क्रोमोसोम ही होगा, स्पर्म जो है 50% के पास X है, 50% के पास Y है। अब X क्रोमोसोम फ्यूज होता है स्पर्म का या फिर Y क्रोमोसोम फ्यूज होता है, इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जाइगोट बनेगा उसके पास या तो XX होगा या XY होगा, XX होगा तो फीमेल बनेगी, XY होगा तो मेल बनेगा। द जाइगोट कैरिंग XX would develop into female and XY develop into the male. That is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father, not by the mother. याद रखिएगा, वैसे तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट आपको पता है फिर भी
हमारे यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध को आज भी अंजाम दिया जाता है। पढ़े लिखो लोगों के अंदर भी ये है। आप लोगों ने गांव खेड़ों में कई स्टोरीज भी ऐसी सुनी होंगी कि वहां पर ऐसा होता है ना कि भाई किसी की शादी हुई, मान लीजिए उसकी एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई, फिर चौथी भी बेटी हो गई, तो फिर जो उसकी मदर इन लॉ है वो उसके लड़के को बोलेगी तू शादी कहीं और कर ले, क्योंकि ये लड़की तो सिर्फ लड़कियां पैदा कर रही है। तो इसके लिए बताया गया कि भैया शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन, की वेदर इट इज अ मेल और द फीमेल, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन, कि वाई फर्टिलाइज करता है कि एक्स फर्टिलाइज करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट। अब क्या होगा, अब जो जाइगोट जो है, अब फाइनली माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, जैसे आप कहेंगे क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस, और ये आपके 2, 4, 8 सॉइल डॉटर सेल बनाएगा, जिसे आप कहेंगे ब्लास्टोमियर, जिसे आप क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, क्या बोला, अभी जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा एज द जाइगोट, कब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। isthmus ऑफ द ओविडक्ट से जब जाइगोट मूव करता है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसको आप कहते हैं क्लीवेज। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस, और ये 2, 4, 8 सेल 16 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसे आप कहते हैं ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को तो आप कहेंगे मोरुला। अब मोरुला जो है ये कंटिन्यू डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रहता है, यहां तक तो क्लियर हो गया ना तुम्हारा। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जब जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। लिखो, as I told you, the mitotic division start, कब स्टार्ट होगा माइटोटिक डिवीजन, जब आपका जाइगोट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus, the mitotic division start as the zygote move through the isthmus called cleavage. इसको आप कहते हो क्लीवेज, यानी कि माइटोटिक डिवीजन जो है ये आपका यहां पर हो गया है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। अब ये आपके 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल बनाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, इसे हम कहेंगे मोरुला। ये क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, हाँ ये आ गया। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। ठीक है, तुम्हारी तरफ स्लो हो गया है, ये भी लिख लो, पहले इतना लिख लो, ब्लास्टोमियर क्या है, मोरुला क्या है। कॉल्ड क्लीवेज, ये कहां मूव हो रहा है, isthmus से टुवर्ड्स द यूट्रस हो रहा है, ये तो क्लियर ही है, टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिन्हें हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब हमने बोला था मोरुला क्या है, जाइगोट विद 8 to 16, द ब्लास्टोमियर with 8 to 16 सेल स्टेज। इसको आपने क्या कह दिया बेटा, ब्लास्टोमियर विद 8 to 16 सेल स्टेज, इसे आप कहेंगे मोरुला। ठीक है, ब्लास्टोमियर विद 8 to 16 सेल स्टेज, इसे आपने कह दिया है
मॉर्यूला, द एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल स्टेज, करेक्शन कर लगे, इसको आपने कह दिया मॉर्यूला। अब ये जो मॉर्यूला है इट कंटिन्यू टू डिवाइड, ये कंटिन्यू मॉर्यूला डिवाइड होता रहेगा एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मॉर्यूला कंटिन्यूअल डिवाइड होके ये ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एज इट फर्दर मूव इनटू द यूट्रस, फर्दर ये आपके यूट्रस में मूव है। मॉर्यूला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एज इट फर्दर मूव इनटू द यूट्रस। लिख लो, ये हमने देख लिया। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, इसे हम कहते थे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, इसे आपने मॉर्यूला कह दिया। अब जो मॉर्यूला है, ये जो मॉर्यूला है कंटिन्यू डिवाइड करेगा, इट कंटिन्यू डिवाइड एंड फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मतलब यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये मॉर्यूला कंटिन्यू डिवाइड करके ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोमियर जो है इन द ब्लास्टोमिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ब्लास्टोमियर है ये ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटर लेयर में अरेंज होता है, उस आउटर लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड हैं उसे आप कहेंगे इनर सेल मास। ब्लास्टोमियर जो है दे आर अरेंज्ड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड, आउटर लेयर को कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल जो इस ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है उसे कहेंगे इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ये आपकी फिर एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाएगी एंड द इनर सेल मास जो है ये डिफरेंशिएट होके एम्ब्रियो बना लेगा। आफ्टर अटैचमेंट हो गया यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया, द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली, यूटेराइन सेल में रैपिड डिवीजन होगा एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम की वॉल में से पूरी तरीके से धस चुका है। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन, इसको आप इम्प्लांटेशन कहते हैं एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। दोबारा सुन लो, मैं दोबारा से डिकोड कर रही हूँ, एनसीईआरटी से लिख लेना तुम, एज इट इज लिखवाऊंगी। क्या हुआ, हमने यहां पर बात की थी, अब हमने बताया कि भाई जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जाइगोट में एज मूव फ्रॉम द इस्थमस, इसको आप क्लीवेज कहते हैं। ये मूव इस्थमस से टुवर्ड द यूट्रस जा रहा है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हो गया, क्लीवेज कह दिया। अब ये 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल बनाएगा, इन्हें कहेंगे ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर से कहेंगे मॉर्यूला। फिर मॉर्यूला कंटिन्यू डिवाइड होकर ट्रांसफॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट में एज इट मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक है, ये देखो, the morula continue divide and transform into blastocyst as it moves further into the uterus। अब जो ब्लास्टोमियर है, the blastomer in the blastocyst, अब जो ब्लास्टोमियर है ब्लास्टोसिस्ट में एक आउटर लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है जिसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट एंड एक इनर ग्रुप ऑफ सेल होगी जो इस ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होगी, इसे कहेंगे इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन ये इससे अटैच होती है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एम्बेडेड होगा एंडोमेट्रियम के अंदर एंड द इनर सेल माल गेट डिफरेंशिएटेड एज द इनर सेल माल डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बना लेगा। अब ये जो ये ना ये अच्छी तरीके से धस चुका, पूरा कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अब एम्बेडेड हो गया यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया, इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बस यही तो बाकी रह गया। अब पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन भी है यार। चलो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या कह रहा है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हो गया, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये चलो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है आज का सेशन में यही एंड कर रही हूँ। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन हो जाएगा। दैट वी विल एंड अप विद दिस सेक्शन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट दिस। आज शाम को ये वीडियो आप देख चुके होंगे, मैं रिकॉर्ड भी कर चुकी हूँ। आज शाम को आप ये वीडियो देख चुके होंगे। आज क्या है, फ्राइडे इवनिंग में। सैटरडे मॉर्निंग आई विल कम लाइव फॉर द ये प्रेगनेंसी
वाला प्रेगनेंसी पार्चुरेशन ये सैटरडे को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग 8:30 AM। बाय बाय।